द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ A2S ग्रुप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का एक अमेजिंग सा कंटेंट जो आप सभी के लिए लेके आए हैं, आप सभी के रिक्वेस्ट पे लेके आए हैं। You have been trying to learn SEO from the internet world by your own. Stop it. Yes, stop it at all. Right now, stop it. क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स की पाठशाला का कहना है सीखना है तो सिकंदर से, मतलब सीखना है तो एक्सपर्ट से। इसीलिए आप सभी के लिए आज के सेशन में मैं लेके आया हूं, जहां पर मैं इनवाइट कर रहा हूं डिजिटल गुरु मिस्टर हर्ष महाजन को, जो एक फाउंडर है D2C ब्रांड प्रोक्राइड के, एंड साथ ही साथ में इन्होंने, अगर मैं करना चाहूं तो जितनी इनकी प्रशंसा करना चाहूं शायद बहुत ही कम होगी। उसका एक रीजन है, क्योंकि कोविड के समय जब सारी दुनिया तकलीफ में थी, हर्ष महाजन जी ने अपने नेटवर्क को यूज करके, ऑर्गेनाइजेशन को यूज करके एक दूसरे की मदद करी है और 100 से ज्यादा की जिंदगियों में ऐसा वैल्यूज ऐड किया है जो इस खराब से खराब पेंडेमिक सिचुएशन में हमें जरूरत थी। और उसके लिए हर्ष जी, मैं आपका और हमारी पूरी टीम और पूरी भारत आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती है कि आपने इस पेंडेमिक सिचुएशन में इतने लोगों की मदद की है, लोगों को नेटवर्क बनाया और एक दूसरे का हेल्प किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। एंड वेलकम टू ई कॉमर्स की पाठशाला सर। Thank you, Krish, for this very warm welcome. I am delighted to be here. अमेजिंग अमेजिंग। तो हर्ष जी, आज आपसे सबसे पहला सवाल है कि मैंने आपका जो इंट्रोडक्शन दिया वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि आपका कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन और चाहिए मुझे, जिससे हमारी ऑडियंस समझ सके कि आज जिसके साथ, जिसको डिजिटल गुरु आज के दिन में माना जाता है भारत के अंदर, और जो एसईओ के एक्सपर्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहेंगे। कृष, मैंने अपनी जर्नी, आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2011। उस वक्त क्या है, जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज, और मेरे को जो है एक ई कॉमर्स बिजनेस बनाना था, एक ऑनलाइन बिजनेस बनाना था। और उस वक्त कोई ट्रस्ट नहीं करता था आप पे, कोई समझता नहीं था। इनफैक्ट उस वक्त अमेजोन भी इंडिया में नहीं आया था, तो आज का जो बड़ा प्लेयर है वो भी उस वक्त इंडिया में नहीं था। I started my company as a pure sports e-commerce company in the year 2011. Gradually जब हम चलाते गए उसको, ads run करी, optimize करते गए प्रोडक्ट, we were selling around 30 odd brands at that time. So we noticed कि e-commerce इंडिया में इतना आसान नहीं है. You need a huge amount of funds and everything. So again we pivoted our business model और हम e-commerce aggregation की तरफ गए. तो हमने 2012 में स्नैपडील के साथ फर्स्ट एग्रीमेंट अपना साइन किया। उस वक्त स्नैपडील भी सिर्फ ई कॉमर्स में आ रहा था, उससे पहले वो सिर्फ एक डील प्लेटफॉर्म की तरह था। तो वी वर द फर्स्ट सेलर जिसने उनके लिए पूरा स्पोर्ट्स और फिटनेस का ई कॉमर्स पूरा बिजनेस, पूरी कैटेगरी सेटअप करी थी। देन ग्रेजुअली धीरे धीरे हमने वेरियस ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स को ट्राई आउट किया, लाइक मैनेज JIT, प्योर ड्रॉप शिपिंग, हमने होम शॉपिंग के साथ काम किया, आस्की बाजार के साथ काम किया, हेल्थ कार्ड के लिए आउटराइट बाय करी, ये भी .com के लिए IRCTC और उनके प्लेटफॉर्म पे मैनेज बैक टू बैक JIT करी। पेपर फ्राई जो सिर्फ फर्नीचर बेचता है आपकी जेब में, उसके वो भी एक टाइम पे स्पोर्ट्स और फिटनेस बेचता था, उसको भी हमने सप्लाई किया, उसको भी हमने उनके लिए पूरा बिजनेस मॉडल बनाया। So we have worked with lot of companies, lot of big and small companies जिन्होंने धीरे धीरे जब हमारी सेल्स और इम्प्रूव होती गई, हमने देखा। फिर जब मार्केट प्लेसेस आए, जब अमेजोन आया, फ्लिपकार्ट आया और एक पैसे की बरसात होने लगी स्नैपडील पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, so there was cutthroat competition. It was very difficult to get the eyeballs from the users. उस वक्त हमने फिर सोचा कि it has the right time to launch your own private label brand. तो हमने 2014 में एक ऐसी स्टेज पे थे जहाँ पे हम ब्रांड्स भी बेच रहे थे, और हमने एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करके फ्लिपकार्ट के साथ भी लॉन्च आवर ओन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्राइवेट लेबल ब्रांड। फ्लिपकार्ट के साथ में आपने पार्टनरशिप की, राइट? या फ्लिपकार्ट के साथ हमने किया था, एक्सक्लूसिव लॉन्च था वो सारे के सारे असॉर्टमेंट अगले ऑलमोस्ट एक साल के लिए सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही थे। सो बेसिकली जो आपने पार्टनरशिप किया वो कौन से ईयर में होगा? हमने 2014 के अराउंड किया था, 2014 एंड के अराउंड किया था। उसी साल हमें सिलिकॉन इंडिया ने बेस्ट ई कॉमर्स ऑफ द कंपनी इन स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए भी अवार्ड किया था। अमेजिंग, ग्रेट। उसके बाद हमने 2015 में ब्रांड को बिल्ड किया, 2016 में वी वर डूइंग लॉट मेनी, हमने उसको
एंड टू एंड कनेक्ट किया, B2B ब्रांड की तरह से डील किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को अलाइन किया। और 2016 एंड से 2017 के बीच में इवन वी ट्राइड आवर ओन प्रिंट ऑन डिमांड ई कॉमर्स बिजनेस एज वेल। सो हमने सोचा कि यार ये भी एक बिजनेस लाइन है ई कॉमर्स की, तो प्रिंट ऑन डिमांड भी अगेन नया था उस वक्त। अच्छा, तो हम उसमें आगे चल के मिजरेबली फेल हो गए, बट हमने वो भी ट्राई आउट किया, भी हमने अपनी सारी मशीन सेटअप करी, ऑर्डर प्रिंट जैसे जैसे ऑर्डर आया उसे डिस्पैच किया। हमने फैन मर्चेंडाइज, वी थॉट कि फैन मर्चेंडाइज विल बी अ वेरी बिग मार्केट इन इंडिया, क्योंकि आईपीएल बहुत बढ़ रहा था, आईसीएल बहुत आ रहा था और बहुत सारे क्लब्स और ऐसे हो रहे थे। सो वी थॉट कि जो यूरोप में जैसा एक फैन क्रेज है वैसा शायद यहाँ पे भी होगा, तो हमने वो भी किया। तो अगेन वी इवैल्यूएटेड प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस मॉडल एज वेल, उसके लिए भी प्लेटफॉर्म बन गया। तो हमारे लिए वो आरओआई वाई शायद इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, तो हमने उसको 2018 के एंड तक आते आते बंद कर दिया। बट शायद मेरे ख्याल से शायद ही कोई इंडिया में ऐसा ई कॉमर्स मॉडल होगा जिसमें हमने काम नहीं किया होगा। सही है। तो धीरे धीरे इसलिए एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ। सो वी थॉट कि नहीं, हमें और भी कुछ करना चाहिए। सो वी स्टार्टेड आवर ओन डिजिटल एजेंसी एज वेल, की जहाँ पे बहुत सिलेक्टेड क्लोज लोगों के लिए हमने काम किया। स्टिल वी वर्क फॉर अ वेरी स्मॉल सेट ऑफ पीपल, वी डोंट वर्क ओपनली। तो क्योंकि अपना एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस भी है, अमेजोन भी है, इंटरनेशनल बिजनेस भी हमने ई कॉमर्स किया। बट क्योंकि 2016-17 या 2014 से 2017 तक ई कॉमर्स इंटरनेशनल B2C क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के रेगुलेशंस इतने अजीब थे, तो वो हमें समझ में नहीं आया, तो हमने उसको आगे परस्यू नहीं किया। बट हमने इंटरनेशनल B2C कॉमर्स भी किया। इवन इन फैक्ट वी वर डूइंग गुड ऑन ebay.com एट वन टाइम, बट अगेन कंप्लायंस इश्यूज वर देयर, तो हमने नहीं किया। उसके बाद तो eBay आते आते खत्म ही हो गया। वी वर वेरी कीन टू डू eBay जब Absolutely. थोड़े से क्रॉस बॉर्डर रूल्स स्ट्रीमलाइन हुए कि अब करते हैं। बट तब तक eBay, आई थिंक eBay का यहाँ पे एंड हो चुका था स्नैपडील और फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप के साथ, तो हमारे लिए कुछ बचा नहीं था। Amazon.com हमने सिर्फ कुछ कंप्लायंस रूल्स के चक्कर में नहीं किया, अदरवाइज वी वर वेरी कीन टू डू Amazon.com। अच्छा, तो इसलिए हमने वो नहीं किया। इसके अलावा वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग अदर इंटरनेशनल ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज, जैसे अभी chipchip.com के साथ वी आर अगेन एंटरिंग बैक इनटू प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस, और बिजनेस मॉडल्स देख रहे हैं जिसमें ई कॉमर्स वाइज हम बेटर कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जर्नी है, ई कॉमर्स जर्नी जो चलती आई है। ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत सारे दोस्त भी बने जो कॉमन पेन पॉइंट्स के थे। तभी हमने वो एक कॉमन ग्रुप, कॉमन एसोसिएशन फॉर्म किया, जहाँ पे आज की डेट में 500 से ज़्यादा सेलर्स हैं मल्टीपल ग्रुप्स में, जो सारे एक्टिव हैं, और वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद देम। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिक्स रही है मेरे हिसाब से। अमेजिंग अमेजिंग। तो मुझे आपकी जर्नी से ना थोड़ा सा एक आउटरीच मिला है, वो ऐसा मिला है कि बहुत लोग है ना ये आज के दिन में क्विकली स्कीम के अंदर फंस जाते हैं कि भैया आज के आज ही मुझे सक्सेस चाहिए। लेकिन मैंने जो आपके में देखा है और बहुत सारे खुद के बायोपिक्स ने बहुत लोगों को देखा है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल, एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट, और उसके करेक्ट बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू हैव टू ग्रैब इट एंड देन यू हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, राइट सर? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। मेरे ख्याल से जब मैंने जब स्टार्ट किया था, तो शायद मेरे पास प्रॉपर ऑफिस भी नहीं था। मैं अच्छा, बाहर से, जब मैंने स्टार्ट किया था, कॉलेज पास आउट थे, तो ऑर्डर आता था, बाजार में बंदा जाता था, सिर्फ 2-4 प्रोडक्ट खरीद के लाता था और उसे शिप कर देते थे। बट एट दैट टाइम ऑल्सो वी वर डूइंग अराउंड 20 लाख रुपीज ऑफ फिटनेस सेल्स ऑन आवर ओन वेबसाइट। ओह, तो हालांकि फिटनेस मशीन्स बेचने के साथ एक अपना इश्यूज भी थे, क्योंकि वारंटी और रिप्लेसमेंट इश्यूज, मेंटेनेंस इश्यूज थे। बट वी वर डूइंग वेरी गुड। इनफीबीम के साथ इनफैक्ट हम काफी अच्छा फिटनेस खाली सेल करते थे उस वक्त। तो आई थिंक ये जो फोकस रहा, ये रहा कि छोटा छोटा स्टार्ट करें, अपनी वेबसाइट भी बिल्ड करें। हम 2011 से अपनी वेबसाइट पे थे, ऑप्टिमाइज कर रहे थे। उस वक्त प्रेस्टा शॉप शायद किसी ने आज नाम भी नहीं, आज तो स्टिल पॉपुलर है। प्रेस्टा शॉप करके एक ई कॉमर्स ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म था, हमने वो पूरा यूज किया था, उसे कस्टमाइज किया था अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। दो इट वाज प्योरली यूरोप बेस्ड प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो काफी एसईओ फ्रेंडली था। Magento यूज किया है, वर्डप्रेस यूज किया है, शॉपिफाई यूज किया है। सो वी हैव यूज्ड ऑल प्लेटफॉर्म्स टू लिवरेज की किसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्योंकि हर एक ट्रांजिशन आता है, आपकी कोर स्ट्रेंथ्स चेंज होती हैं, वीकनेसेस चेंज होती हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की कोर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस चेंज होती है। सो वी हैव एडजस्टेड ऑलवेज की कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ देखते हैं और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, सुपर अमेजिंग, व्हाट एन अमेजिंग जर्नी इट वाज। अभी तक जो मैंने सुना आपकी हर चीज बहुत ही अमेजिंग लगा, और मैं ये देख रहा हूँ कि कितने
एकदम अंदर से बोलते हैं ना, डीप ऑफ द थिंग्स दैट यू आर जस्ट गेटिंग आउट फॉर द ऑडियंस। और यहाँ से ही अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो लोगों को यहाँ पे एसईओ के बारे में बताना है, उसके ऊपर जो आप थोड़ा सा नॉलेज देने वाले, प्लीज थोड़ा सा तो नहीं, मुझे पता है कि ज्ञान का सागर है, जहाँ से बहुत हम निकाल सकते निकालेंगे, और उसी के लिए मैं अब जानना चाहूंगा। सो ओवर टू यू हर्षित। ओके, तो एसईओ को अगर हमें समझना है तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। सबसे पहले मतलब जो हमको देखना है कि हमारा कस्टमर कौन है, कस्टमर पर्सोना क्या है, मतलब हमारा बायर क्या है। और ये भी हमें अपने एक्सपीरियंस से समझ में आया आफ्टर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज ऑन एड्स, यू नो, ऑन डूइंग कंटेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि हम क्या गलत कर रहे थे या क्या सही स्ट्रेटेजी थी। तो सबसे पहले अपने आपका जो ब्रांड है उसके हिसाब से आपको अपने कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम कहते हैं बायर पर्सोना हमें पता होना चाहिए कि मेरा एक आइडियल कस्टमर क्या है, मतलब वो उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, क्या एज ग्रुप है, कहाँ रहता है, क्या उसकी बाइंग हैबिट्स हैं, इफेक्टिवली आप एक डिफाइन करना चाहते हो। फिर उसके बाद जो है वो एजुकेटेड कितना है, उसकी अप्रॉक्सीमेटली अर्निंग पावर कितनी होगी। जितना आप डिटेल अपने कस्टमर को डिफाइन कर सकते हैं, आपको उतना ही आगे अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग करना या एसईओ करना उतना ही आसान होता है। तो सबसे पहले हमारा एक टारगेट होता है कि हम कस्टमर को डिफाइन करें। उसके बाद जो है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो बहुत सारे लोग नहीं समझते एसईओ के हिसाब से भी, एसईओ से पहले की मैं स्टेज बता रहा हूँ, वो है कि हमें अपनी बायर जर्नी पता होनी चाहिए। बायर जर्नी का मतलब है कि हमारा कस्टमर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, और कैसे जाएगा। सो तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इज कि एसईओ के पहले आपको अपने बायर को पहचानना जरूरी है। हाँ, एटलीस्ट आपको एक अपना डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किसको टारगेट करना चाह रहे हो। भाई Okay. आप इतनी सारी जनता है, आप उसको नहीं कर सकते ना, आपको एक अपना टारगेटेड ऑडियंस पता होनी चाहिए, तभी आप उसको ढंग से टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज तो पैसा जल जाएगा, टाइम खर्च हो जाएगा, एनर्जी बर्न आउट हो जाएगी, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो मैंने ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा है मार्केट के अंदर कि कभी भी एक आप बिजनेसमैन को पूछोगे कि आपका एक टारगेट ऑडियंस क्या है, तो उसने हमेशा यही बोला है कि हर एक बंदा मेरा आज के दिन में कस्टमर है। तो यहाँ पे अपने समझ सकते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है, राइट? बिल्कुल गलत है। आपको मतलब पता होना चाहिए कि आप जो है मेल्स को टारगेट करना चाह रहे हो, फीमेल्स को टारगेट करना चाह रहे हो, किड्स को टारगेट करना चाह रहे हो, वो मैरिड है या बैचलर्स हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ईटिंग हैबिट्स क्या है। जितना आप डिफाइन कर पाओगे उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को भी करेक्ट मैप कर पाओगे ना। अगर आपको को ये नहीं पता कि आपका कस्टमर की क्या लाइक्स होंगी, डिसलाइक्स होंगी, आप नहीं कर पाओगे। और एडवांस आगे जाए तो हमें पता होना चाहिए कि भैया वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आइडियली यूज करता होगा, वो एंड्रॉयड फोन यूज करता होगा या फिर आईफोन यूज करता होगा। तो एक बेंचमार्क होता है, आपको पता चल जाता है कि उस कस्टमर की, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, उसकी क्या स्पेंडिंग लिमिट होगी, वो कितना आपके लिए आइडली कितना सुटेबल है नहीं। उसके बाद हमारा ये जरूरी है कि हम बायर जर्नी को मैप करें। जैसे बहुत सारे लोग फैंसी भाषा में बोलते हैं डिजिटल फनल पता होना चाहिए कि भाई मेरी स्टेजेस क्या है। तो अगर मुझे बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो आइडियली 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है अवेयरनेस स्टेज, दूसरी होती है इंटेंट स्टेज या इंटरेस्ट स्टेज, तीसरी होती है कंसिडरेशन स्टेज, और उसके बाद चौथी होती है मेरी सक्सेस स्टेज। ओके, बट डिसीजन स्टेज और सक्सेस स्टेज, जिसको ठीक है। मोर और लेस लोग एक जैसा बोलते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आई एक्सप्लेन इट कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ऐसे ही सुन रहे हैं तो ये आपके कोई काम नहीं आने वाला। यहाँ पे आपको डिजिटल गुरु जब सिखाने आए हैं, कोई भी आपको सिखाने आया है, तो आपके पास पेन और कागज होना चाहिए, अपनी नोट्स होने चाहिए, वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक एक चीज को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। और आपको ये नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई गाने बज रहे हैं कि जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, राइट? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर्ष जी का फेस इतना एकदम क्यूट जैसा है, लेकिन उनको एंजॉय नहीं करना, आपको यहाँ पे सीखना है। सीखने के लिए आपको उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, हर एक डिटेल को बारीकी से समझना पड़ेगा। और अगर कोई भी सवाल है ना, तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा, जिससे इस सेशन के बाद भी हम लोग डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट करके आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, राइट हर्ष जी? परफेक्ट। सो प्लीज ओवर टू यू अगेन। तो अवेयरनेस स्टेज होती है, इंटरेस्ट हो गई मेरी, कंसिडरेशन हो गई, डिसीजन स्टेज हो गई। अब जो है अगर मैं इसको एक ब्रीफली डिफाइन करूँ तो अवेयरनेस स्टेज ये है, मैं इसको एक देसी भाषा में समझाता हूँ कि मेरा एक ऑफलाइन बिजनेस है तो उससे मैं कैसे रिलेट करूँगा। अवेयरनेस स्टेज का मतलब है कि मेरी एक दुकान है और मेरे को उस कस्टमर को सिर्फ अपना भी नाम बताना है कि भैया उसको मेरा नाम बताओ और वो मेरे पास कैसे आएगा।
तो वो एक आइडियली मेरी अवेयरनेस स्टेज है, जहाँ पे अभी कस्टमर खरीदने आएगा या मेरी दुकान पे आके खरीदेगा या नहीं खरीदेगा मुझे नहीं पता, पता नहीं। बट मेरे को अभी ये करना है कि मेरे को एटलीस्ट अपने नाम, मेरे दुकान का नाम पता होना चाहिए उसको, और वो धीरे धीरे मेरी दुकान को नाम पूछते हुए, साइन बोर्ड्स देखता हुआ मेरी शॉप तक आए, सो दैट आई कैन गो एंड बाय द प्रोडक्ट। इसको मैं ऐसा कंपेयर कर सकता हूँ कि आपका लीड जनरेशन के कुछ ऐसा प्रोस्पेक्टिंग ऐसा कुछ बोल सकते हैं? लीड जनरेशन बोल सकते हैं। लीड जनरेशन एक अलग स्ट्रेटेजी का पार्ट हो गया कि आप कैसे उसको ला रहे हो। ओके। इसको आप इस तरीके से समझिए कि सबसे पहले कोई बंदा सपोज करो ग्राफिक कार्ड खरीदने जाता है, उसको कोई ग्राफिक कार्ड का कोई सेलर है और कोई बायर है, सपोज करो पेश अगर बायर है ग्राफिक कार्ड के लिए, तो सबसे पहले वो हो सकता है देखे कि ट्रबल शूट कैसे करना है ग्राफिक कार्ड को, ग्राफिक कार्ड उसका खराब हो गया तो वो आपको देखेगा, और आपने अगर उसके बारे में लिखा हुआ है कि हाउ टू ट्रबल शूट योर ग्राफिक कार्ड, सो दैट इज बेसिकली एन अवेयरनेस स्टेज। आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशन बताते हो जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या आप प्रोडक्ट और सर्विसेज देते हो। सो आइडियली अवेयरनेस स्टेज इज अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट अबाउट योर कंपनी, आपका क्या नाम है, आप क्या सर्विसेज देते हो, क्या बिजनेस प्रोसेस है, आपका क्या मिशन स्टेटमेंट है, विजन स्टेटमेंट है, गोल है। सेकेंड, आपकी क्या आप क्या चीज सॉल्व कर रहे हो, आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हो, क्या सर्विस दे रहे हो। तो लोगों को यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है। तो आप ये देखते हो एक स्टैंडर्ड एक चलता है कि हर एक वेबसाइट में एक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेजेस होते हैं, टीम पेज होता है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मैं अपनी ब्रांड के बारे में लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अवेयर करना चाह रहा हूँ। तभी मेरे हमेशा हम कहते हैं कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेजेस, टीम पेजेस शुड बी मोस्ट करेक्ट एंड मोस्ट रेलेवेंट, बिकॉज इट अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट्स आप क्या हो और वो आपके पास क्यों है। करेक्ट, ठीक है। तो ये, और यहाँ से अगर बात जर्नी के हिसाब से आप पूछो, ई कॉमर्स आप स्टोर स्टार्ट कर रहे हो, तो कस्टमर आपका कंपनी प्रोफाइल देख के आ सकता है, अबाउट अस ये सब पेजेस देख के आ सकता है, या फिर वो देखेगा कि भाई मेरी क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व हो सकते हैं, जैसे मैंने ग्राफिक कार्ड का एग्जाम्पल दिया। तो वो आपकी अवेयरनेस स्टेज होती है। सेकंड स्टेज होती है आपकी इंटरेस्ट स्टेज। अब वो आपके पास अगर आ गया तो अब आप उसको क्या करोगे? अब आप उसको प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हो, सर्विस दिखाना चाहते हो, हाउ पोटेंशियली है, या आप उसको और एजुकेट करना चाहते हो। ठीक है। जैसे ट्रबल शूट करके वो आया था, अब आप बता सकते हो कि भैया इसको करने के लिए आपको ये 4-5 स्टेप्स हो सकते हैं या ये 4-5 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ओके। फिर कंसिडरेशन, इसके बाद क्या कस्टमर करेगा? अब अगर उसे समझ में आया कि हाँ मेरे को ग्राफिक कार्ड नया लेना है, तो अब वो कंसिडरेशन में आएगा कि भाई मैं ग्राफिक कार्ड कैसे खरीदूं। सो ही विल नॉट ट्राई टू कंपेयर कि भाई एक कंपनी का है, दूसरी कंपनी का है, क्या प्राइस है, क्या फीचर्स है। आप भी तो दुकान पे जब आप जाते हो, आप शॉप पे जाते हो, आप यही करते हो ना। तो ऑनलाइन कस्टमर भी ऐसा ही करता है। जब वो ऑनलाइन आता है तो वो देखता है कि भाई किस अमेजोन पे प्राइस क्या मिल रही है, आपकी साइट पे प्राइस क्या मिल रही है, आपके कॉम्पिटिटर सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज किस प्राइस पे बेच रहे हैं। सो दैट इज हाउ यू डू इट। ओके। उसके बाद कंसिडरेशन स्टेज है। उसके बाद आती है डिसीजन स्टेज की डिसीजन। अब वो जो है क्या कॉल आउट और हो सकते हैं, उसको ब्रांड की वैल्यू पता हो, उसको पता हो आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी, मतलब वो सब चीजें उसको डिसीजन में ट्रिगर करते हैं। तो एक बायर जर्नी आपको मैप करनी पड़ती है। फिर व्हेन कस्टमर ने खरीद लिया तो एक और स्टेज बोलते हैं सक्सेस स्टेज, जैसे हम बोलते हैं कि सक्सेस हो गई, कस्टमर एक्वायर हो गया। बट यहाँ पे भी हमारा एक्चुअली रिलेशनशिप खत्म नहीं होता यहाँ से, तो बल्कि स्टार्ट होता है। क्योंकि आप ये भी तो चाहते हो कि यार कस्टमर दोबारा खरीदे, तो आप चाहते हो कि उसको रेलेवेंट अलर्ट्स जाएं, नोटिफिकेशंस जाएं, है ना, उसको पता हो कि कैसे, और आप हाउ टू गाइड्स भेज सकते हो कि कैसे वो प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, सर्विस भेज सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस कैटेगरी में आप बेच रहे हो, या कैसे अपने प्रोडक्ट को मेंटेन कर सकता है। तो एक अच्छा इंफॉर्मेशनल पीस, कंटेंट पीस होना बहुत जरूरी है उसके लिए कि आप आगे कस्टमर को रिटेन कर पाओ। जैसे कि हमेशा ये कहा जाता है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कि एक कस्टमर जो आपका पहले से है उसको रिटेन करना 7 गुना सस्ता पड़ता है एक नए कस्टमर को एक्वायर करने से। करेक्ट। तो हमेशा यही होता है, आपने जो इतना टाइम और पैसा उसको एक्वायर करने में लगाया है, अब आप चाहते हो ना कि वो आपको बार बार रेवेन्यू दे, तो आपको रीमार्केट करना है। उसको रीमार्केट करने से पहले आप उसको एजुकेट करो, उसके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हो। तो यहाँ पे इस स्टेज में, मतलब अगर आप आपकी खुद की साइट है, तो अगर आप अमेजोन वगैरह पे बेचते हो तो आपके पास एक लिमिटेड ऑप्शंस है, आप मेल्स भेज सकते हो रिव्यूज के लिए, प्रोडक्ट के लिए। बट अगर आपके पास अपनी साइट है तो आप उसको हाउ टू गाइड भेज सकते हो, आप उसे अलर्ट्स भेजिए, नोटिफिकेशंस भेजिए। पुश नोटिफिकेशंस बहुत अच्छे चलते हैं इसमें।
आप उसको ईमेल कैंपेन्स भेजिए, प्रॉपर ड्रिप सीक्वेंस रखिए कि एक दिन बाद ये भेजूंगा, 2 दिन बाद ये भेजेंगे, 3 दिन बाद ये भेजेंगे, तो एक ये सीक्वेंसिंग का तरीका होता है। कमिंग बैक टू आर, अब हमारा एसईओ क्या है। हाँ, ये हाँ, सब तो कुछ हमने अपने जो समझा, उसके पहले अपने एक लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है एसईओ, ठीक है, हाँ, जिसको हम कहते हैं शायद सर्च अभी इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन उसको कैसे अपने ऑप्टिमाइजेशन। एक बंदे को, कॉमन इंसान को कैसे समझ में आएगा ना, वो अपने यहाँ पे कैप्चर करते हैं। हाँ, अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि हमारा कस्टमर कैसे होना चाहिए, उसकी बायर जर्नी की स्टेजेस क्या क्या होती है। अब सबसे पहले हम एसईओ को समझने से पहले हम उसकी कुछ एसईओ एक लेमन भाषा में है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। करेक्ट। अगर इसको और लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो कि कैसे गूगल हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को ज़्यादा बेटर समझे, और जब भी कोई बायर आए उसको मेरा प्रोडक्ट पहले दिखे या मेरा पेज पहले दिखे, तो हम उसको बोलते हैं कि इस पूरा प्रोसेस जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसका मतलब सिंपल हो रहा है कि अगर आप अमेजोन, आप किसी भी इंटरनेट पे आ रहे हैं, गूगल पे हो, अमेजोन पे हो, कहीं पे भी हो, तो कहीं पे एसईओ भी को हेल्प करता है आपको डिस्कवर करने के लिए दूसरों डिस्कवर से करने आगे। के लिए। अब आप कैसे उसको लाओ और कैसे उसको, क्योंकि अल्टीमेटली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर्च, अगर या तो आप एड्स खर्च करके विजिबिलिटी ला सकते हो, या आप चाहते हो कि आप अपने पेज को, अपनी वेबसाइट को इस तरीके से करो कि जब भी कोई कस्टमर गूगल पे सर्च करे, बिंग पे सर्च करे, तो आप पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे हो, आपका ब्रांड हो, आपके आपके प्रोडक्ट्स हो। अब एसईओ जो एसेंशियली है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता, वो 5 टाइप का होता है। ओके। पहला होता है ऑन पेज एसईओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। तीसरा होता है टेक्निकल एसईओ। उसके बाद 2 एक्सटेंशन हैं, एक होता है इंटरनेशनल एसईओ और एक होता है लोकल एसईओ। ओके, सो यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ एसईओ की बात किया जाए, मैं आपको बता दूं कि हमारे क्वेश्चन आंसर में एक रवि नाम के कैंडिडेट है, उनका यही सवाल था कि कितने टाइप्स के एसईओ होते हैं। तो पहले आपने ये समझा है एसईओ क्या होता है, और टाइप्स ऑफ एसईओ के अंदर आपने 5 बताया कि 5 पहले टाइप्स आपने है। ऑन ऑफ एसईओ, सेकंड इंटरनेशनल, लोकल एसईओ, एंड लास्ट जो आपने बताया वो कौन सा था? टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल। टेक्निकल। ठीक। हाँ, तो आइडियली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 होते हैं, हम बोलते हैं ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। फिर ग्रेजुअली जो आई एक्सटेंशन आए, तो लोकल एसईओ और इंटरनेशनल एसईओ क्या है। तो करेक्ट। मैं उसको अगेन, इसको आपको लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ऑन पेज ऑफ पेज क्या होता है। अब सपोज करो आपका कस्टमर शॉप पे आ गया, आप उसको चाहते हो ना कि आपका वो प्रोडक्ट देखे, उसे स्ट्रक्चर दिखे, पता हो कि यहाँ पे ये सेक्शन है, ये प्रोडक्ट है, इस शेल्फ में रखा है। आपकी शॉप में दूसरी जगह पे से क्लोथ्स मिलते हैं, इस जगह शूज मिलते हैं, तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाना चाहते हो। और आप एक पाथ भी बताना चाहते हो कि भैया यहाँ से वहां जाना है, आपको यहाँ मिलेगा, कस्टमर्स हैं, सब कुछ है, मतलब पूरा एक लेआउट आपने स्टोर का कर रखा है। सो ऑन पेज एसईओ इज लाइक दैट। आप अपनी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हो, गूगल को बता रहे हो कि ये प्रोडक्ट मेरा, ये होम पेज मेरा इस बारे में है। उसके साथ आप लिंक बिल्डिंग करते हो, मतलब सब कैटेगरीज दिखाते हो, सब लिंक्स दिखाते हो कि उस शेल्फ में ये मिलेगा, उस पेज पे ये प्रोडक्ट है, दूसरे जगह मेरा ये सब कैटेगरी है या ये सब प्रोडक्ट है। तो आप एक तरीके से ऑन पेज जो है अपने स्टोर का लेआउट करते हो और बेटर टू बेटर ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, ताकि आपका कस्टमर जो है आए, खरीदे, समझे और चेकआउट करे। ऐसा ही आप वो गूगल को समझाना चाहते हो कि ऑन पेज एसईओ से कि आपकी वो प्रॉपर पेज एक्चुअली किस बारे में है, और वो उससे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कैसे आ सकते हो, कहाँ जा सकते हो। तो लेमन लैंग्वेज में ऑन पेज एसईओ इज दिस। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपने जो बताया अभी कि एक बंदे को जब भी आपके वेबसाइट पे आ रहे कहीं पे भी, उसको नेविगेशन में हेल्प करता है, जहां तक बता रहे हैं आप। नेविगेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ वन पेज एसईओ। ठीक है। आप पहले पढ़ा, आप अगर एक कस्टमर आपकी शॉप पे काउंटर पे आया, तो आप पहले उसे बताओगे ना कि यार यहाँ पे किड्स सेक्शन के क्लोथ्स मिलते हैं, करेक्ट। इतनी अग्री। एज के मिलते हैं, इतने कलर या प्राइस पॉइंट है। तो आप ऑन पेज एसईओ में ये बता रहे हो कि ये पेज है, इस पेज पे जो अगर प्रोडक्ट पेज है तो ये प्रोडक्ट है, ये कलर है, ये वेरिएंट्स है, ये प्राइस है। कैटेगरी पेज है तो आप ये बता रहे हो कि यार ये किड्स अपैरल्स का पेज है, इसमें आपको यहाँ पे अलग अलग साइज, अलग अलग कलर वेरिएशंस के हिसाब से मिल सकते हैं। सो यू इन्फॉर्म गूगल दैट दिस पेज इज अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टफ, ताकि गूगल उसको उस आपके रिलेवेंट जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे कंपेयर करे और आपको रैंक करे। गॉट इट। ओके, ठीक है, सुपर। अभी मैं डिटेल में इसको बताता हूँ। अभी बेसिक ये है। ऑफ पेज एसईओ की अगर हम बात करते हैं, ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं कि जब ऑफ पेज का मतलब हो गया कि मेरी दुकान से बाहर मैं उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ अपने आप को।
इसका मतलब क्या है, एक तरीके से ये एक रिलेशनशिप बिल्डिंग है। ओके जैसे कि आप ऑफ पेज, जब आप अपना बिजनेस रन करते हैं, लोकल बिजनेस है, तो आप अपने को पॉपुलर करना चाहते हैं उस लोकल मार्केट में, उस लोकल सिटी में, रीजन में। तो आप ट्रेड एसोसिएशन के पास जाते हैं कि भाई मेरे को मेंबर बना लो, व्यापार संघ के पास जाते हैं, है ना, लोकल आप न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं, लोगों को बताते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ वही चीज है, रिलेशनशिप बिल्डिंग है। रिलेशनशिप यहाँ पे कैसे बिल्ड होता है, वो आता है बैकलिंक से, क्योंकि गूगल के रैंकिंग एल्गोरिदम में 250 से ज्यादा सिग्नल्स हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो स्पीड और बैकलिंक्स होते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ इज लाइक बैकलिंक्स। बैकलिंक्स का मतलब क्या है कि अगर मेरी वेबसाइट है, क्रिश की वेबसाइट है, तो मैंने अपनी वेबसाइट के पे क्रिश के बारे में कुछ लिखा, तो वो उसको एक बैकलिंक मिला। अगेन बैकलिंक्स के टाइप होते हैं, रेलेवेंसी होती है, वो बहुत टेक्निकल डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, मैं अभी उसमें नहीं जाता। ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को हम लोग शाउट आउट दे रहे हैं, जैसे डिजिटल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा कर शाउट आउट दे रहे हैं, आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। वहाँ पे कुछ गूगल की गाइडलाइंस है कि आप ऐसे नहीं खरीद सकते, पेड नहीं हो सकता, एक फॉलो लिंक्स होते हैं, फॉलो लिंक्स, नो फॉलो लिंक्स होते हैं, फिर यूजीसी टाइप लिंक्स होते हैं। हर एक लिंक के हिसाब से गूगल रिलेवेंसी देता है उस साइट को, वेटेज को, कि भाई इस साइट का जो लिंक होगा वो रिलेवेंट है, इस साइट का लिंक होगा इररिलेवेंट है। बट आप मोर और लेस फंडामेंटल समझे तो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग है। किसी के साथ आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, किसी के साथ कम होगी, किसी के साथ बहुत एक लिस्ट होगी। तो अब जो स्ट्रांग कैसे होगी, जो अच्छी साइट्स होंगी, जिनका पेज रैंक ऊपर होगा, डोमेन अथॉरिटी ऊपर होगी, वो एक अच्छी क्वालिटी के लिंक्स होंगे। फिर उससे नीचे की डोमेन अथॉरिटी या पेज रैंक होंगी, उसके रिलेवेंट होंगे। फिर सबसे नीचे के, ये एक टेक्निकल वर्ड है, डोमेन अथॉरिटी या पेज रैंक। इसका गूगल का कोई एल्गोरिथमिक कोई व्यू नहीं है। ये सब इंडिपेंडेंट जो साइट्स हैं, जैसे एचआरएफ है, सेमरश है, या बहुत बड़े बड़े जो सर्च इंजन को समझते हैं ग्लोबली, उनके एक टर्मिनोलॉजीज हैं कि डोमेन अथॉरिटी मतलब कि आपकी वेबसाइट की कितनी अथॉरिटी है, कितना से है, आपका कितना बोलबाला है। सही है। फिर उस वेबसाइट पे कौन सा पेज की कितनी रेलेवेंस है, तो वो पेज रैंक हो गया। तो अगर हम इसको ऑफलाइन देसी भाषा में समझे, तो अगर क्रिश का एक बिजनेस है, तो उसका कितना अच्छा बिजनेस है, उसके बिजनेस में मेरा इम्पैक्ट कैसे आएगा, वो एक रिलेशनशिप बिल्ड है। और वी कैन से दैट कि कितना अच्छा क्रिश का गुडविल है, और उस मेरे गुडविल के चलते आपकी गुडविल कितनी अच्छी इंक्रीज है। इज इट सो? करेक्ट। सो अगेन दिस इज द गुडविल पार्ट, रिलेशनशिप बिल्डिंग पार्ट। करेक्ट। तीसरा है जो है हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एसईओ पार्ट, जहाँ पे जो आज की डेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इफ यू वांट टू रैंक ऑन गूगल। इसको अगर देसी भाषा में समझना चाहे, तो अगर आपके शॉप पे, स्टोर पे कोई आया है, यू वांट कि कोई एक भैया कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सेल्स वाला बंदा होना चाहिए, जो उसको ढंग से समझाए कि ये प्रोडक्ट है, ये इसकी क्या फीचर्स हैं, उसको फटाफट दिखाए, एक्सपीरियंस उसका बहुत शानदार करे। उस चीज को हमारा हैंडल करता है टेक्निकल एसईओ पार्ट। तो अब क्या है, लास्ट एल्गोरिथम अपडेट्स के बाद गूगल का जो है फोकस जो है कस्टमर एक्सपीरियंस पे है सबसे ज्यादा। करेक्ट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी साइट कितनी भी अच्छी हो, बट अगर आपकी वेबसाइट हाई स्पीड उसकी अच्छी नहीं है, वो फटाफट लोड नहीं हो रही है, तो आप कभी भी रैंक नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आज की डेट में आपकी साइट की जो स्पीड होनी चाहिए, लोडिंग टाइम होना चाहिए, वो 2 से 3 सेकंड का होना चाहिए। जो पहले आई गेस 0.7 सेकंड थी, आई गेस 7 सेकंड था, वो अब 7 सेकंड्स पहले, तो बहुत पहले मतलब था, आज की डेट में आ गया 2 से 3 सेकंड में आपकी वेबसाइट लोड होनी चाहिए। अच्छा। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है, ये जो अलग अलग कस्टमर्स के मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से है, लाइक CLS होता है, फर्स्ट इनपुट डिले होता है, वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ज्यादा हो जाएगा। सही है। बट मैं उसको नहीं समझा रहा, मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जो है टेक्निकल इश्यू बताता है। पहली चीज आपकी स्पीड, रैंकिंग स्पीड पे आपको फोकस करना है, वेबसाइट की ओवरऑल एक्सपीरियंस पे फोकस करना है। आपको जो है इसको फोकस करने के लिए आपको अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, HTML फाइल्स को करना पड़ता है, CDN का यूज करना पड़ता है। अगेन बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्रॉलेबिलिटी एंड इंडेक्सेबिलिटी, मतलब कि आपके जो वेबसाइट के पेजेस हैं वो इंडेक्स भी गूगल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब गूगल के पास तो बिलियंस ऑफ पेजेस का डेटाबेस है, अगर आपके पेज वो इंडेक्स से नहीं होंगे, क्रॉल ही नहीं होंगे, तो वो रैंक कैसे होंगे।
इंडेक्स इन द सेंस, इसको थोड़ा सा और आप बता सकते हैं एकदम लेमन में कैसे इंडेक्स? इंडेक्स और इसका मतलब ये है कि आप इसको देसी भाषा में समझो कि अगर कस्टमर आया और उसको ये आप नहीं बता पाए कि भैया मेरे पास तो ये चीजें भी हैं, मैं सारे से 10 ब्रांड बेचता हूँ, तो मेरे 10 ब्रांड के बारे में नहीं आप बता पाए, उस 10 ब्रांड के आगे फर्दर क्या प्रोडक्ट या असॉर्टमेंट है वो नहीं आप बता पाए, तो आप सेल कैसे करोगे? तो यहाँ पे गूगल को आप ये बताते हो कि भाई मेरा पेज जो है इंडेक्स, गूगल का जो स्पाइडर होता है, एक एल्गोरिदम होता है गूगल का जो सॉफ्टवेयर है, वो हर एक वेब पेज को क्रॉल करता है, मतलब विजिट करता है, क्रॉलिंग मींस विजिटिंग करता है, ठीक है। उसको फिर अपनी एक डिक्शनरी में इंडेक्स करता है कि मतलब इसकी अब ये रैंक हो सकती है। फिर उस इंडेक्स और वेबसाइट के और बहुत सारे सिग्नल्स के बेसिस पे गूगल उस पर्टिकुलर पेज को, पर्टिकुलर वेबसाइट को रैंक करता है। तो क्रॉलिंग और इंडेक्सेबिलिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि अगर हमारी वेबसाइट क्रॉलेबल नहीं है, इंडेक्सेबल नहीं है, तो नहीं हो पाती, तो हम ROI नहीं आ सकता। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए स्पेसिफिकली आ जाता है, वो आता है डुप्लीकेट कंटेंट का। आप गूगल को ये नहीं चाहते कि उसको आप बोलो कि मेरे पास 20 प्रोडक्ट हैं और वो 20 एक जैसे हैं, वो गूगल उसको डुप्लीकेट कंटेंट मानेगा और वो एक को भी रैंक नहीं करेगा। तो जैसे समझाने के लिए अगर मैं ले सकता हूँ कि अमेजोन पे जैसे अपने डुप्लीकेट लिस्टिंग्स कर देते हैं और वो अवॉइड कर देता है, सेम वे गूगल भी यही करता है एसईओ के लिए। ऐसे करता है। अब इसका एक बेसिक एग्जांपल है, सपोज आप टी शर्ट बेच रहे हो, तो टी शर्ट के सपोज करो 4 साइज आपके, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, और आप 5 कलर हैं, तो हर एक पर बेस प्रोडक्ट तो सेम है, सही है, मेन प्रोडक्ट तो आप टी शर्ट ही बेच रहे हो ना, उसका अगर उसका डिजाइन सेम है, सब कुछ सेम है, तो स्पेसिफिकेशन सेम है, वेरिएशंस क्रिएट हुए हैं, खाली वेरिएशंस क्रिएट हुए, तो वो डुप्लीकेट कंटेंट आपका नहीं क्रिएट होना चाहिए। आपको वो गूगल को बताना पड़ता है कि नहीं ये एक ही प्रोडक्ट है, बाकी सब वेरिएशन है। अच्छा। तो हम वहाँ पे हमें नो इंडेक्स बताना पड़ता है कि ये गूगल को कि ये आपको इंडेक्स नहीं करना, मेन पेज को इंडेक्स करना है। तो टेक्निकल एसईओ एक ओवरऑल एक बहुत बड़ा टास्क होता है अपने आप में समझने के लिए, करने के लिए, बट अगेन बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आप जितनी क्लीन करते चले जाओगे गूगल को उतनी एक क्लीन इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके बारे में, और उसी हिसाब से गूगल आपको रैंक करेगा, रैंकिंग में लेके आएगा ज्यादा से ज्यादा। तो बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि टेक्निकल एसईओ इंपॉर्टेंट नहीं होता। आज के डेट में आई थिंक टेक्निकल एसईओ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सुपर। तो अभी तक अपने ने जो देखा वो ये था कि एसईओ क्या होता है, एसईओ के टाइप्स कितने कितने होते हैं, राइट, और ये कैसे यूजफुल हो सकता है गूगल पे रैंक करने के लिए। अभी हमारे पास जैसे 2 और बचे, ये हमारे मेन एसईओ का पार्ट कंप्लीट हो गया। करेक्ट। हमारे पास 2 एसईओ टाइप्स और होते हैं, एक लोकल एसईओ और एक होता है इंटरनेशनल एसईओ। इंटरनेशनल एसईओ अगर बोलूं तो आई थिंक 80 to 90% ऑफ बिजनेसेस को जरूरत भी नहीं पड़ती, अगर आपका बिजनेस मल्टीनेशनल नहीं है या आपके कस्टमर्स मल्टीपल कंट्रीज में नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल एसईओ का मतलब क्या है कि आप उस रेलेवेंट लैंग्वेज के हिसाब से एचआरएफ लैंग टैग पास करते हो, आपका कंटेंट उस रेलेवेंट लैंग्वेज के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो, उस कंट्री के लिए हो, वो एक पूरा प्रोसेस होता है। बट इट इज 80 to 90% और इनफैक्ट 95% इज नॉट रेलेवेंट फॉर मेजर बिजनेसेस, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनीज या उनके लिए ही होता है जिनके कस्टमर्स बहुत डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे होते हैं। ओके। और स्पेसिफिकली नॉन इंग्लिश कंट्रीज से होते हैं, लाइक ब्राजील से आ रहा है, कोरिया से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, तो आपको इंटरनेशनल एसईओ की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज वी हैव टू मोर फोकस ऑन द लोकल, मोर ऑन लोकल, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एंड टेक्निकल। लोकल एसईओ क्या होता है आज की डेट में? लोकल एसईओ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो आपकी 76% ऑफ द क्वेरीज हैं, या तो उसमें लोकल सर्च इंटेंट है या वो लोकली ही है, और 26% तो एक्चुअली लोकल क्वेरीज ही हैं। जैसे कि आप किसी की डायरेक्शन ढूंढ रहे हो, आपको खाना ऑर्डर करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे नियरेस्ट आपके पास कौन सा से कंप्यूटर रिपेयर शॉप है, आपके पास नियरेस्ट कौन सा से सिनेमा हॉल है, तो ये सारी लोकल क्वेरीज, लोकल सर्च इंटेंट्स हैं यहाँ। और ये क्वेरी लोकल एसईओ नॉर्मल एसईओ की तरह ही होता है, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे गूगल का एक लोकल सर्च ग्राफ पैक बोलते हैं, लोकल ग्राफ पैक है, वो यूज आता है। लोकल में आपका क्या फायदा होता है? एक, आप गूगल के मैप लिस्टिंग में दिखते हो, जो आप देखते हो, तो आप देखते हो ना कि गूगल मैप्स में आप दिख रहे हो, हाँ जी, आपका स्टोर है, तो दैट इज योर अगेन पार्ट ऑफ लोकल एसईओ। प्लस आप उसके बाद जो लोकल क्वेरीज होती हैं, जो नियर मी क्वेरीज हम जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, जहाँ आप हर जगह देखना चाहते हो कि व्हाट इज नियर पेट्रोल पंप नियर मी, बैंक बैंक एटीएम नियर मी, तो वो नियर मी क्वेरीज आर ऑल लोकल क्वेरीज। ओके। तो लोकल क्वेरीज जो हैं इतनी पावरफुल है कि अगर आप लोकल एसईओ के ऊपर काम करें
तो मेरे ख्याल से आप इतना बिजनेस कर सकते हैं कि शायद आप प्योर ऑनलाइन रिटेलर्स के थ्रू भी ना कर पाए। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में, बट आई कैन प्रूव इट हाउ दैट इज सो बेनिफिशियल फॉर देम। अब अगेन इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो जिसे हम बोलते हैं बैकलिंक्स का, जो रिलेशनशिप बिल्डिंग हम कर रहे थे। तो लोकल लेवल पे जो है इवन लो अथॉरिटी साइट्स, जिसे हम बोलते हैं शिटी लिंक्स बोलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि भैया बहुत बेकार साइट है, बेकार आदमी, वो भी हमारे लिए बहुत काम का हो जाता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप लोकलाइज्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एक शहर की, एक रीजन की, तो वहाँ पे जो लोकल ट्रेड बॉडी की बिजनेस डायरेक्टरी है, सर्च इंजन है, लोकलाइज सर्च इंजन होते हैं, जैसे कि सुलेखा है, जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, करेक्ट, ये आपके लिए बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं। और लोकल एसईओ में आज की डेट में विन करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग में आपका अकाउंट हो, जो कि फ्री अकाउंट है गूगल का। करेक्ट, उसको आप अपनी आपकी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट हो। ओके, इसमें अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है विच इज नैप। हम बोलते हैं नेम, एड्रेस, फोन नंबर, नैप। मैप, नैप, नेम, एड्रेस, ओके, एनएपी, नैप, ठीक है, करेक्ट, एनएपी, नैप। नैप का मतलब सोना नहीं है यहाँ पे, नैप का मतलब यहाँ है, यहाँ पे नेम, एड्रेस, फोन नंबर है। ओके, तो आप क्या चाहते हो और गूगल में आप लोकल एसईओ में कैसे परफॉर्म करते हो कि भाई आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अकाउंट्स हैं, और जितनी ये लोकल फ्री बिजनेस डायरेक्टरीज हैं या और वेबसाइट्स हैं, वहां पे आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर एकदम कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब एक बिंदु भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आपका एड्रेस 101-102 लिखते हो तो 101-102 ही आना चाहिए। अगर आपका बिजनेस, अगर क्रश का बिजनेस नेम वे टू एडवर्टाइज है तो वो वे टू ही आना चाहिए, वे के बाद TWO नहीं आना चाहिए, सो इट हैज टू बी सो तो कंसिस्टेंट। मुझे आपसे इसी चीज पे एक बहुत बड़ा करना है। चलिए, मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारा नाम है कंपनी का, उसमें न्यूमेरिकल 2 आता है, और बहुत सारी जगह पे आप देखते हैं कि न्यूमेरिकल वर्ड्स आर नॉट बीन एक्सेप्टेड, है ना? तो इस सिनेरियो में क्या करेगा कोई भी कंपनी वाला? इस सिनेरियो में मोर और लेस अगर आपको इस सिनेरियो को फॉलो करना है तो आप मेन फॉलो करिए गूगल माय बिजनेस को, फेसबुक को, लिंक्डइन को, ट्विटर को। Okay. ये आपके सबसे ज्यादा मोस्ट डोमिनेंट साइट्स है। अगर आप पे यहाँ पे आपका नैप कंसिस्टेंट है, तो अगर आपका कोई छोटा लोकल सर्च इंजन आपको वो कैपेबिलिटी नहीं भी दे रहा तो भी चलेगा, ओके, ठीक है। तो अगर लोकल लेवल पे हम इंडिया की बात करें, क्योंकि यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में तो बहुत सारे लोकल सर्च इंजन भी हैं, जैसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्च इंजन, जिनकी अपनी बहुत रेलेवेंस है, जैसे हॉट फ्रॉग है, ट्रू लोकल है, बहुत सारे, येल्प है। इंडिया में जो जब हम आते हैं तो लोकल एसईओ के मामले में हमारे पास ना बहुत गिनती के आ जाते हैं, पर वो गिनती के भी बहुत रेलेवेंट है। जैसे कि हमारे पास इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, सुलेखा है, येलो पेजेस जो पहले हुए करते थे, येलो पेजेस। बट ऐसी फ्री बिजनेस लिस्टिंग्स जो है उन्हें हम बोलते हैं लोकल बिजनेस साइटेशंस, कि भाई आप अपने गूगल को बता रहे हो कि भैया मेरा बिजनेस यहाँ है। मैंने आपको बताया, पहले ही बताया, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग का गेम है। आपने अगर 50 जगह वे टू एडवर्टाइज, वे टू एडवर्टाइज, वे टू एडवर्टाइज बोल दिया, तो जब कोई भी वे टू एडवर्टाइज अहमदाबाद में सर्च करेगा तो सबसे पहले कृष का ही नाम आएगा। करेक्ट। इवन जो लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरा तो बहुत जनरल स्टोर है ना, मतलब नाम बहुत कॉमन सा है, कई बार बहुत इंग्लिश सिंपल टर्म्स के नाम होते हैं। हाँ, जैसे कृष्णा नाम लिख दिया, तो ये सब कोई आज के दिन में यूज करते हैं। जैसे कि कृष्णा टेलर्स हो गया, एक कॉमन नाम है भैया, किसी का भी हो सकता है। तो अब गूगल को ये कैसे पता चलेगा कि कृष्णा टेलर यही है? उसके लिए आपको ये नैप बिल्ड करना है, लोकल साइटेशंस बिल्ड करने हैं, और आपको यहाँ लोकल उस पैक में जीतना है। इसका एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ क्या है, बहुत नॉन ई कॉमर्स स्टोर के लिए भी और ई कॉमर्स स्टोर के लिए भी। अगर आपका नॉन ई कॉमर्स स्टोर है तो आपके पास B2B क्वेरीज जो है सबसे ज्यादा आएंगी, B2C क्वेरीज भी सबसे ज्यादा आएंगी, क्योंकि कोई भी आदमी सर्च करते करते सीधे गूगल पे सर्च करेगा, लोकेशन आपकी उठाएगा या आपको उठाएगा, वहां से फोन करेगा, तो आपके पास लीड यहाँ पे बहुत ज्यादा आएंगे। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर वर्किंग विद सो मेनी यूरोपियन क्लाइंट्स, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स, अमेरिकन क्लाइंट्स, the more you focus on local SEO, the better ROI you're about to get. Unless and until you want business from other countries, other states, local SEO आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हाईली प्रॉफिटेबल होता है। तो आपको इसके जीतने के लिए क्या करना है, गूगल माय बिजनेस में अपना सारा बिजनेस इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, नेम, एड्रेस, फोन नंबर,
शॉर्ट नेम, आपकी क्या प्राइमरी कैटेगरी है, क्या सब कैटेगरी है, उसके ऊपर हो। उसके बाद आपका जो हम ई कॉमर्स में बोलते हैं रिव्यू स्टार्ट हो जाते हैं कि आपके रिव्यूज वहाँ पे पॉजिटिव हो, कस्टमर्स को आप रीच करो। करेक्ट। आप जो है नॉर्मल रिव्यूज लोगों से फीडबैक लो। द मोर फीडबैक यू टेक, इवन इफ इट्स बैड, इट इज गोइंग टू टेल यूजर दैट यू आर अ जेन्युइन जेन्युइन business owner. सर, करेक्ट। Bad reviews doesn't mean that you are bad. Bad reviews means that sometimes the customer has not, you have not met the expectation of a customer. और गूगल को ये समझ में आ जाता है कि हाँ भैया एटलीस्ट बिजनेस एंटिटी एक जेन्युइन है। और इसलिए आप देखते हो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स ऐसे लाइव नहीं होती, एक पोस्ट कोड आता है आपके पास, तभी आप वेरीफाई कर पाते हो। तो गूगल एक स्टेप पे वेरिफिकेशन अपने एंड पे कर लेता है। सो हर्ष जी, मुझे आपको इसी के ऊपर से एक फीडबैक और रिव्यू पे क्वेश्चन पूछना है कि फॉर एन एग्जाम्पल, पहले दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे, जो शायद मेरे ऑडियंस को भी, आपकी ऑडियंस को भी होगा, कि पहली चीज, अगर हम लोग जस्ट डायल के लोकल सर्च के ऊपर अगर होना चाहते हैं, तो इज इट मैंडेटरी टू हैव द पेड सब्सक्रिप्शन और फ्री सब्सक्रिप्शन इज आल्सो इनफ? फ्री बिजनेस लिस्टिंग्स आर मोर देन इनफ। अच्छा। आप जितनी ज्यादा फ्री बिजनेस लिस्टिंग्स पे जा सकते हैं, ट्रेड एसोसिएशंस की बॉडीज हैं, लोकल व्यापार संघ की वेबसाइट्स हैं, जो भी हैं, आप वहां पे जाइए, अपने बिजनेस को रजिस्टर करिए। पेड प्लान की कोई जरूरत नहीं है, एटलीस्ट वो लोकल एसईओ। सो सबसे पहले ऑडियंस, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हर्षी ने जो टिप दिया ना वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि फ्री है, और अपने इंडिया को तो सबसे ज्यादा यही चाहिए कि सब कुछ फ्री हो, तो बहुत बेहतरीन है। सेकंड सवाल जो मुझे आपसे पूछना है कि अगर हमारी जो लिस्टिंग होती है लोकल सर्च के अंदर, जैसे जस्ट डायल पे है, सुलेखा पे है, इंडिया मार्ट पे है, फेसबुक पे, सब जगह पे है, अगर इफ आई काउंट इट आउट, अगर मुझे फीडबैक लेना है तो मेरा एक करेक्शन मेथड क्या होगा? या तो मैं गूगल पे फीडबैक लूं या किस पे लूं? हर एक पे लेना तो पॉसिबल है नहीं, कस्टमर इतना टाइम स्पेंड करता नहीं, वो आपको ही पता है। सो उसका क्या एक परफेक्ट मेजर होगा? उसका मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में आंसर करता हूँ। अगर आप ई कॉमर्स स्टोर हो, आपका मेजर बिजनेस ई कॉमर्स स्टोर से आता है, तो आपको अपने प्रोडक्ट पेज पे रिव्यू लेना चाहिए। ओके। उसका एक बेसिक एडवांटेज ये है, जो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है बहुत बार। अगर सपोज करो आप किसी पेज पे 12वें नंबर या 15वें नंबर पे रैंक कर रहे हो फॉर एनी कीवर्ड, से एनी कीवर्ड आप रैंक कर रहे हो, अगर आपके कस्टमर ने वो प्रोडक्ट खरीदा था और वो रिव्यू छोड़ के गया, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, आप ये देखोगे विद इन 48 आवर्स आप उस लोकल पैक में जो है सर्च क्वेरी पे आपकी रैंक जंप हो जाएगी। क्योंकि that tells the Google that there is a freshness of the content, this page is still valid, most valid, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो चुकी है, रिव्यू आ चुका है, तो गूगल को पता चलता है कि हाँ भैया ये ज्यादा फ्रेश पेज है, फ्रेश कंटेंट है, इसलिए उसको प्रायोरिटी मिल जाती है। ओके। मैंने इसको ऐसे टेस्ट किया था, एक क्लाइंट के लिए ऐसे हमने देखा था कि उसमें नंबर 2 नंबर 3 पे फ्लिपकार्ट, अमेजोन था, और हमारा क्लाइंट जो था वो 10th नंबर पे था। अच्छा। द मोमेंट वी टेस्टेड कि उस पे हम उसके कस्टमर ने खरीदा और हमने वो रिव्यू पुश किया और रिव्यू आया, तो वो उसकी रैंक जो है जंप करके 10वें नंबर से वो सीधे 4थे नंबर पे आ गया, जस्ट बिलो अमेजोन। वाओ, अमेजिंग। तो अगर आप ई कॉमर्स स्टोर हो तो आप अपने प्रोडक्ट पेज पे रिव्यूज लीजिए। अगर आप लोकल स्टोर ओनर हैं, लोकल बिजनेस ओनर हैं, टेलर शॉप है, बार्बर शॉप है, रेस्टोरेंट ओनर है, कुछ भी है, तो आप अपने गूगल माई बिजनेस पे रिव्यूज लीजिए। हैविंग सेड दैट, अगर आप B2B है, आप कहते हैं यार मैं तो लोकल भी नहीं हूँ, मैं तो प्योरली लोकल बिजनेस भी नहीं है, मैं तो भैया होलसेलर हूँ, मैं तो माल बेचता हूँ दूसरी स्टेट में, कुछ भी, तब भी आप गूगल माई बिजनेस पे रिव्यूज लीजिए। आपकी उस सर्च पे आप तब भी रैंक हायर करेंगे, एंड इट गिव्स मोर क्रेडिबिलिटी टू द यूजर कि ये जेन्युइन है। जो डिस्कवरेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। ओके, अमेजिंग अमेजिंग, सुपर सुपर। सो बेसिकली अभी हमने देखा कि पूरा एसईओ के बारे में जो डिटेलिंग यहाँ पे हर्ष जी ने दी, बहुत ही बेहतरीन वे से।